लास्ट पार्ट में हमने देखा था जैसे ही वियिंग 18 साल का होता है, वांगजी उसे अपने टावर में बुलवा लेता है। वो जगह काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। हर एक रास्ता एक अलग हॉलवे की तरफ जा रहा था। सारे ही हॉलवेज में वॉल्स पर पेंटिंग्स लगी हुई थी और तरह तरह की डेकोरेशंस थी जो वियिंग ने पहले कभी भी नहीं देखी थी। पेंटिंग्स पुराने किंग्स और क्वींस की थी जिनके बहुत डीपर मीनिंग्स थे, जिनके बारे में वियिंग को नहीं पता था। हॉलवे में काफ़ी सारी कैंडल्स जली हुई थी और थोड़ी थोड़ी सनलाइट भी वहाँ पड़ रही थी। वहाँ लंबे लंबे पर्दे टंगे हुए थे। वियिंग खुद से कहता है, अगर परिस्थितियाँ अलग होती तो मैं इस कैसल को कभी भी छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन अब सब कुछ डिफरेंट है। मैं खुद दिल से यहाँ नहीं रहना चाहता, बल्कि फोर्सफुली मुझे यहाँ लाया गया है। वांगजी आगे चल रहा था और वियिंग उसे फॉलो कर रहा था। तब जाकर वांगजी एक रूम में रुकता है जो वहाँ का सबसे बड़ा रूम था। वियिंग ने इससे बड़ा रूम अभी तक उस किले में कोई नहीं देखा था और उस रूम का कलर रेड, ब्लैक और वाइट था। वियिंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वांगजी का इन कलर से क्या ऑब्सेशन है। उस रूम के बीचों बीच एक किंग साइज्ड बेड था जिस पर रेड और ब्लैक कलर की बेड शीट्स बिछी हुई थी। रूम में एक विंडो भी थी जिस पर रेड कलर के कर्टेन्स थे और वहाँ से बालकनी क्लियरली दिख रही थी। वियिंग उस रूम को देखकर अपने ड्रीमी थॉट्स में था। तभी वांगजी उससे कहता है, तुम यहाँ रहोगे मेरे साथ, पर कोशिश करना मुझसे दूर रह सको उतना दूर रहो। अभी मुझे अपनी कुछ ड्यूटीज़ पूरी करनी है तो मैं जा रहा हूँ। तब तक तुम्हें जो करना है करो और अगर बैठकर बोर होना है तो बोर होते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस तुम इस कमरे से एक कदम भी बाहर नहीं रखोगे, वरना मुझे पनिशमेंट देने के और भी तरीके आते हैं। वियिंग की रिप्लाई का इंतज़ार किए बिना ही वांगजी टर्न होता है और कमरे से चला जाता है और एक लाउड नॉइस के साथ दरवाज़ा बंद कर देता है। वियिंग अब आसपास देखने लगता है कि शायद उसे कुछ तो ऐसा मिल जाए जिससे वो कुछ कर सके, इस फ्रीडम को वो थोड़ा बहुत तो एंजॉय कर सके। तभी उसे कॉर्नर में एक स्मॉल बुक शेल्फ नज़र आती है जिसमें काफ़ी सारी बुक्स रखी हुई थी। केयरफुली वो हर एक बुक के टाइटल को पढ़ने लगता है। पहली बुक थी द फर्स्ट वैम्पायर, दूसरी थी वैम्पायर रॉयल्टी, तीसरी थी हाउ टू बी अ वैम्प। सारी बुक्स वैम्पायर्स के बारे में थी। वियिंग एक बुक उठाता है जिस पर ऑल अबाउट वैम्पायर लिखा हुआ था। उसको पढ़ना शुरू करता है। आधी से ज़्यादा बातें जो इस बुक में लिखी हुई थी वियिंग को समझ नहीं आ रही थी, पर कुछ इन्फॉर्मेशन से ऐसा पता चल रहा था कि उसमें लिखा हुआ है कि एक वैम्पायर को कैसे जान से मारा जाए। बुक के अकॉर्डिंग एक वैम्पायर को जान से मारने का सिर्फ एक ही तरीका था, वो था उसका दिल। बुक में ये भी लिखा था कि एक वैम्पायर अपनी ज़िंदगी खुद ख़त्म कर सकता है और चाहे तो हमेशा के लिए अमर ज़िंदगी जी सकता है। कुछ चीज़ें भी थीं जो वैम्पायर्स को नुकसान तो पहुंचा सकती हैं पर उन्हें जान से नहीं मार सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल सनलाइट, वो लोग सन में ज़्यादा समय के लिए नहीं रह सकते, इससे उनकी स्किन जल सकती है। बुक में लिखा हुआ था कि एक वैम्पायर के अंदर काफ़ी सारी शक्तियाँ होती हैं, जैसे दिमाग को पढ़ना, उनकी स्पीड काफ़ी फास्ट होती है, अगर उन्हें शरीर पर कोई भी चोट है तो वो बहुत जल्दी से ठीक हो जाते हैं उनके कोल्ड ब्लड की वजह से, और उनके सेंसेस भी बहुत शार्प होते हैं। और तो और वैम्पायर्स टेलीपोर्ट भी कर सकते हैं, यानी एक सेकंड के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। पेज टर्न करने पर उसे वैम्पायर रॉयल्स के बारे में भी काफ़ी कुछ पता चला। वैम्पायर रॉयल्स मोस्ट पावरफुल होते हैं। वो लोग रॉयल फैमिली में पैदा हुए थे, और तो और एक वैम्पायर रॉयल बन सकता है अगर वो किसी रॉयल फैमिली के मेंबर्स का खून पी ले तो। अगर वो चाहे तो काफ़ी सारी रॉयल रस्मों को निभाकर अपने पुराने शरीर को त्याग सकते हैं और एक नए स्ट्रॉन्ग वैम्पायर के रूप में पुनर्जन्म ले सकते हैं। हालांकि ये मेथड बहुत ही रेयरली देखा गया था क्योंकि वैम्पायर रॉयल्स अपना ब्लड किसी के भी साथ शेयर नहीं करते थे। इस वैम्पायर वर्ल्ड में 12 देश थे। हर देश का एक अपना राजा था। जिस देश में वियिंग रह रहा था उसे एक फीनिक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसीलिए सारे गार्ड्स ने फीनिक्स का ब्रूच पहना हुआ था। जिस देश में वियिंग था यही राज्य सबसे ज़्यादा पुराना था। एक बार यांग यानली ने वियिंग को बताया था कि जिस राजा ने उसे कैप्चर किया है वो यहाँ की सबसे पुरानी रॉयल फैमिली का वारिस है, इसीलिए सब उससे डरते हैं। इसीलिए सारी किताबों में उसका नाम भी था। सबसे पुराना वारिस होने की वजह से बाकी सारे राज्यों को भी वही संभाल रहा था।
ऐसा लग रहा था कि उस पर काफ़ी सारी जिम्मेदारियां थीं। वीइंग सोच रहा था कि इतनी सारी जिम्मेदारियां वो आखिरकार कैसे संभाल पाता होगा। आंसर बहुत सिंपल था, दूसरों की जान लेकर। वीइंग मन ही मन सोच रहा था कि किसी दिन काश कोई तो ऐसा हो जो उसे सबक सिखा सके। वीइंग मन में सोच रहा था कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मैं उसे थोड़ा बहुत ही सही पर तकलीफ पहुँचा सकूँ। तभी उसे एक और बात बुक से पता चलती है। हर एक रॉयल वैम्पायर को अपने 18 साल की उम्र में एक स्पेशल गिफ्ट मिलता है। ये किसी भी तरीके की कोई खूबी हो सकती है, जैसे कि किसी के दिमाग को पढ़ना या उसके दिमाग को कंट्रोल करना, या फिर एक ऐसी पावर मिलना जिससे किसी को बहुत जल्दी ठीक किया जा सके। ये पढ़ते ही विंग सोचने लगता है आखिरकार लॉन्गवांग जी को क्या स्पेशल गिफ्ट मिला होगा। मुझे नहीं लगता कि वो मुझे कभी भी बताएगा। शायद मेरे लिए हमेशा ही ये मिस्ट्री रहेगा। बालकनी में बैठा हुआ विंग बुक्स रीड कर ही रहा था, तभी उसकी नज़र सामने पेड़ों पर जाती है जो हवा की वजह से धीरे धीरे हिल रहे थे। चिड़ियाओं का चहकना, विंग को ये सब कुछ बहुत प्यारा लग रहा था। एक बर्ड तभी अचानक आकर बालकनी में उसी के पास आकर बैठ जाती है। उसकी ब्यूटी को विंग निहार रहा था। उसकी आंखें एकदम ब्लैक थीं और फेदर्स वाइट कलर के थे। विंग जैसे ही उसे स्लोली टच करने वाला था, अचानक से वो बर्ड डर कर वहाँ से उड़ जाती है। एट फर्स्ट विंग कंफ्यूज हो जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। तभी उसे वांग जी का प्रेजेंस वहाँ फील होता है। उसे पता ही नहीं चला कि कब वांग जी उसके पीछे आकर खड़ा हो गया, वो भी बिना किसी आवाज़ के। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इनविजिबल होकर आया हो। तभी विंग को याद आया कि वैम्पायर्स तो टेलीपोर्ट कर सकते हैं। शायद इसी तरह वांग जी वहाँ पहुँच गया होगा, और शायद इस वैम्पायर वर्ल्ड में हर किसी की तरह एनिमल्स और वो बर्ड भी वांग जी से डरता होगा। विंग वांग जी की तरफ टर्न होता है और उससे पूछता है, क्या तुम प्लीज़ आगे से ऐसा नहीं करोगे? मैं एकदम से डर ही गया। कम से कम तुम्हें पहले एक वार्निंग तो देनी चाहिए ना। विंग में ये साहस कैसे आ गया उसे खुद नहीं पता था, पर सडनली उसे अपने शब्दों पर रियलाइज़ हुआ और वो डर के मारे कदम पीछे चला गया। उसे नहीं पता था कि वांग जी इन सब बातों का कैसे रिएक्ट करेगा। शायद वो उसे हर्ट भी कर सकता है। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। वांग जी एक झटके में अपनी फास्ट स्पीड के साथ उसके एकदम नज़दीक आता है और उसकी गर्दन पर हाथ रखकर उसे वॉल पर पुश करते हुए कहता है, आज के बाद मुझसे इस तरह बात करने की कोशिश मत करना। क्या तुम्हें थोड़ा आइडिया भी है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ? मैंने तुम्हें 4 महीने जिंदा रहने के लिए कहा है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहो कुछ भी कर सको। मैं चाहूँ तो अभी की अभी तुम्हें जान से मार सकता हूँ, तुम्हें अपना खाना बना सकता हूँ और तुम्हारे खून को पी सकता हूँ। वांग जी ने विंग का गला इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। विंग आखिरकार चिल्लाते हुए कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अब वांग जी ने उसके आर्म्स को इतना टाइटली पकड़ लिया था कि उसके नेल्स विंग की बॉडी में गड़ रहे थे। वो विंग की आंखों में आंखें डालते हुए कहता है, कभी हिम्मत मत करना मुझ पर अपनी आवाज़ उठाने की। मुझे मजबूर मत करो कि मैं अपना इरादा बदल दूं। शायद मुझे तुम्हारी ज़िंदगी बख्शनी ही नहीं चाहिए, पर तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारी ज़िंदगी उससे भी बदतर कर दूंगा। तुम अब हमेशा के लिए मेरा पर्सनल स्लेव बनकर रहोगे। जो मैं कहूँगा सिर्फ वही करोगे। वांग जी विंग के इतने नज़दीक था कि उसके सारे फीचर्स विंग को क्लियरली दिखाई दे रहे थे। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था, पर उसके प्रेजेंस में पता नहीं ऐसा क्या था जो विंग को सिर्फ और सिर्फ हर जगह वही दिख रहा था। वो नफरत जो बचपन से उसके मन में थी अचानक से गायब हो गई थी। वो डर जो वांग जी को लेकर उसके मन में था एक सेकंड के लिए जा ही चुका था। विंग को खुद नहीं पता था कि ये सब कुछ क्या हो रहा था, पर वो सिर्फ और सिर्फ वांग जी की आंखों में देखना चाहता था। इस दुनिया का वो मोस्ट हैंडसम मैन था जो आज तक विंग ने देखा था। वांग जी के पिंक लिप्स ने विंग की अटेंशन पूरी तरीके से ले ली थी। उसकी स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन जिसको देखकर विंग को लग रहा था कि शायद उसने 1-2 दिन से शेविंग नहीं की होगी। अब उसे समझ आ रहा था कि क्यों वैम्पायर वर्ल्ड की सारी लेडीज़ उसके ऊपर मरती हैं। उसका फेस परफेक्शन की एक मूरत था। भगवान ने समय लेकर उसे बनाया था।
वुयिंग मन ही मन लड़ रहा था, क्योंकि कुछ फीलिंग्स उससे कह रही थी कि वो वांग जी से नफरत करे, क्योंकि वांग जी ने कभी उसके साथ अच्छा नहीं किया। पर वहीं कुछ फीलिंग्स थी जो वांग जी से नफरत कर ही नहीं पा रही थी। पर वो खुद से ही अंदर लड़ते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो विभूषण? क्या तुम भूल गए हो कि इसी इंसान की वजह से तुम यहाँ लॉक्ड अप हो? अपना पूरा बचपन तुमने इस गुफा में निकाल दिया। जो भी दर्द तुम्हें आज तक मिला है सिर्फ इसी इंसान की वजह से। तभी वांग जी उससे कहता है, इससे पहले कि तुम मेरे किंगडम के लिए थोड़ा सा भी खतरा बन सको, मैं तुम्हें टॉर्चर करूँगा, तब तक जब तक कि तुम खुद मुझसे भीख ना मांगने लगो कि मैं तुम्हें जान से मार दूँ। मैं तुम्हें इतनी तकलीफ दूंगा कि तुम अपनी ज़िंदगी के हर एक पल को सफ़र करोगे, और तुम्हारे जब पुराने घाव बढ़ जाएंगे तो मैं वापस आकर तुम्हें नए घाव दूंगा। तुम्हें मुझसे बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा विभूषण। वांग जी की हर एक बातों से वुयिंग की पूरी बॉडी शेक कर रही थी। वांग जी अब वुयिंग को छोड़कर वॉल में पंच मारता है, जिस वजह से उसके हाथ से खून बहने लगता है। उस खून को देखकर वुयिंग को एक सेकंड ऐसा लग रहा था जैसे उसे तकलीफ हो रही हो, पर यह बात ना तो वो खुद को और ना ही वांग जी को एक्सप्लेन कर सकता था। वुयिंग एक बार फिर वांग जी के हाथ की तरफ देखता है तो उसका हाथ खुद ही हील होने लगा था। वांग जी अब वुयिंग की तरफ मुड़ते हुए कहता है, अच्छा होगा कि तुम अपनी आंखें खोल कर सो, क्योंकि तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि तुम्हारे साथ आगे क्या क्या होने वाला है। इससे पहले कि वांग जी उसे और हर्ट कर पाता, दरवाजे पर नॉक होता है। वांग जी दरवाज़ा खोलता है तो सामने एक सर्वेंट गर्ल खड़ी थी जो वुयिंग की ही एज की थी। वांग जी उससे पूछता है, क्या मैटर है? तो वो सर्वेंट गर्ल कहती है, योर मैजेस्टी, डिनर तैयार है और सब लोग डाइनिंग हॉल में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वांग जी उससे कहता है, मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ, पर यहाँ रहकर इस लड़के पर नज़र रखना और इसे कुछ खिला देना। मैं नहीं चाहता कि भूख की वजह से ये बेहोश हो जाए। हमारे रॉयल हीलर के पास एक मामूली ह्यूमन को ठीक करने के अलावा और भी बहुत काम है। वो लड़की कहती है, योर मैजेस्टी, आप चिंता मत करिए। वांग जी के वहाँ से जाने के बाद वुयिंग को लगा था कि शायद वो इसे अपनी दोस्त बना सकता है। वो उससे कहता है, हाय, मेरा नाम विभूषण है और तुम्हारा नाम क्या है? तो वो लड़की उससे कहती है, मुझसे बात मत करो, यू डिस्गस्टिंग बॉय। पता नहीं क्यों महाराज ने तुम्हें अभी तक जिंदा रखा है। वो तुम्हें जान से क्यों नहीं मार देते, ये जानने के बाद भी कि तुम हमारी वैम्पायर सोसाइटी के लिए खतरा हो। पता नहीं तुम्हारी अगली फेस में उन्होंने क्या देखा। बाहर लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि तुम्हारा शक्ल देखकर ही उन्होंने अपना माइंड बदल दिया कि वो तुम्हें जान से नहीं मारेंगे। पर तुम चिंता मत करो, ज़्यादा लंबे समय के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। तभी बाहर से एक आवाज़ सुनाई देती है, दैट्स इनफ वांग लिंगजाओ, बहुत बोल चुकी हो तुम। यह आवाज़ जानी पहचानी थी। यह आवाज़ जांग यानली की थी, जो वापस आ चुकी थी। उसे देखते ही वियेंग की आंखों से एकदम आंसू बहने लगते हैं। वो भागते हुए उसके पास जाता है और उसे गले लगाते हुए कहता है, मैंने आपको बहुत मिस किया यानली, आप कहाँ थी? यानली उससे कहती है, आई एम सॉरी विभूषण, इन दिनों मैं अपने होम टाउन गई हुई थी, पर अब मैं यहाँ वापस आ गई हूँ। मैंने सुना उस क्रूल मॉन्स्टर ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया। आई एम सो सॉरी, मैं यहाँ तुम्हारे साथ नहीं थी, पर अब तुम चिंता मत करो, मैं वापस आ गई हूँ ना। वो वांग लिंगजाओ से कहती है, तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ और इसके लिए कुछ खाने को लेकर आओ। वांग लिंगजाओ वहाँ की मेड थी और उसे भी हक नहीं था जांग यानली से बहस करने का। वो मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है। यानली वुयिंग से कहती है, विभूषण, फिलहाल तो मुझे जाना होगा, पर तुम चिंता मत करो, मैं सुबह होते ही यहाँ आ जाऊंगी और हम दोनों बहुत सारी बातें करेंगे, पर तुम अपना खाना ज़रूर खा लेना। गुड नाइट। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वुयिंग को उसको जाता हुआ देखकर बुरा तो लग रहा था, क्योंकि यहाँ उसका और कोई नहीं था। यानली के जाने के बाद उसके सामने खाना लाया जाता है। खाना बिल्कुल सादा सिंपल था, जिसमें वेजिटेबल सूप था और साथ में मैश पोटैटोज थे, जो वुयिंग को बिल्कुल भी नहीं पसंद थे। रोज़ उसे यही सब खाने को मिलता था, जिसे खा खा कर वो बोर हो चुका था। वुयिंग वो सब नहीं खाना चाहता था, पर वांग लिंगजाओ अभी भी वहीं खड़ी थी, जैसे वो उसे खाते हुए देखने का इंतज़ार कर रही थी। ना चाहते हुए भी मुंह बनाते हुए वुयिंग स्पून उठाकर वो सूप पीने ही वाला था कि तभी कोई आकर उसका हाथ पकड़ लेता है।
वुयिंग अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है वांग जी था जो उसके सामने खड़ा था। वो खाने की प्लेट उठाता है और वही ज़मीन पर फेंक देता है। वुयिंग एक बार फिर बुरी तरह डर जाता है कि ऐसा क्या हुआ होगा जिससे वांग जी को इतना गुस्सा आया होगा। वुयिंग नोटिस करता है कि उतना ही डर वांग लिंगजाओ को भी लग रहा था। वही मेड जो उसके पास खड़ी हुई थी। पूरी जगह पर खाना फैल चुका था। वुयिंग को वैसे भी वो बोरिंग सा खाना खाना भी नहीं था। वांग जी वांग लिंगजाओ से कहता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि उसे ये खाना पसंद नहीं है? वांग लिंगजाओ कहती है, पर योर मैजेस्टी, हम तो उसके लिए डेली यही खाना लेकर आते हैं। वांग जी अब और भी गुस्से में कहता है, क्या तुम मुझसे कहना चाह रही हो कि हमारा स्टाफ इतना लेजी है कि किसी के लिए एक प्रॉपर मील तैयार ना कर सके? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो कितना कमज़ोर हो गया है? अभी के अभी जाओ और उसके लिए एक प्रॉपर हेल्दी फूड लेकर आओ जिसे वो मन से खाए। वो मेड कहती है, यस योर हाइनेस, मैं अभी जाती हूँ। उस मेड के जाने के बाद इससे पहले कि वुयिंग वांग जी से पूछ पाता कि आखिरकार ये सब क्या था, अचानक से वांग जी को उसकी इतनी चिंता क्यों हुई। वांग जी एक बार उसकी तरफ देखता है और बाथरूम की तरफ चला जाता है और दरवाजे को टाइटली बंद कर लेता है। वुयिंग बस यही खड़ा सोचता रह जाता है कि अभी ये सब क्या हुआ था। क्या वांग जी को उसकी चिंता है, पर कैसे और क्यों? फाइनली वुयिंग को टेस्टी फूड सर्व कर दिया गया था और उसने पेट भर के खाया था। पहली बार जिंदगी में उसने इतने अच्छे से खाना खाया था। अब वुयिंग अपने क्लोजेट की तरफ जाता है जिससे वो अपने कपड़े चेंज कर सके। रात का समय था और वो देख रहा था कि वो कुछ कंफर्टेबल सा पहन सके। पर इससे पहले कि वो क्लोजेट खोल पाता, उसकी आंखों के सामने जो था उसे देखकर उसकी सांसें एक सेकंड के लिए रुक ही जाती हैं। वांग जी सामने खड़ा था, वो भी केवल एक वाइट टॉवल में। वुयिंग को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो सकता था कि कोई इतना हैंडसम और ब्रेथ टेकिंग कैसे हो सकता है। वांग जी भी वहीं खड़ा था और वुयिंग को देखकर वो भी फ्रीज हो गया था। उसके बाल गीले थे और उसकी बॉडी पर पानी की छोटी छोटी बूंदें थीं। अब वुयिंग की नज़र वांग जी की स्टोन्ड चेस्ट पर जाती है जहाँ 6 पैक्स थे। धीरे धीरे वो अपनी नज़रों को वांग जी की पूरी बॉडी पर घुमाता है। नीचे आते आते अचानक उसे उस टॉवल पर गुस्सा आता है जिसने वांग जी की बॉडी को ढका हुआ था। पर तुरंत ही वुयिंग अपनी नज़रें हटा लेता है जब उसे रियलाइज़ होता है कि कहीं वांग जी को ये ना लगने लगे कि वो कितना बड़ा क्रीप है। सडनली पूरे रूम का टेम्परेचर जैसे हॉट होने लगा था और वुयिंग को ये सब कुछ बहुत एम्बैरेसिंग लग रहा था। उसे पता था कि उसके चीक्स का कलर भी एकदम रेड हो गया होगा। कर्टेन्स के थ्रू मूनलाइट भी उनके रूम में आ रही थी जिससे वांग जी का चेहरा और भी ज़्यादा एंजेलिक लग रहा था। वुयिंग को समझ आ रहा था कि क्यों वो वांग जी से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा है, पर वांग जी के लिए भी उससे अपनी नज़रें हटा पाना मुश्किल क्यों हो रहा था। पहली बार वांग जी वुयिंग को ऐसे देख रहा था जैसे उसकी आंखों में गुस्सा ना हो, जैसे वो वुयिंग के माइंड को रीड कर सकता हो। वो एक क्यूरियोसिटी के साथ वुयिंग को देखे जा रहा था। वुयिंग तुरंत उससे नज़रें फेर लेता है। तभी वांग जी कहता है, तुम फ्लोर पर सोओगे। यही क्वेश्चन अभी वुयिंग के दिमाग में चल रहा था कि वो सोएगा कहाँ, और वांग जी ने उससे पहले ही उसका जवाब दे दिया था। कहीं ये बात सच तो नहीं कि वांग जी उसके माइंड को रीड कर रहा हो। वांग जी बेड पर लेट जाता है और कुछ पिलोज नीचे फ्लोर पर फेंक देता है। वो दूसरी तरफ फेस टर्न करते हुए बेड पर लेट चुका था। वुयिंग जब ये देखता है तो वो सोचने लगता है कि इतना कंफ्यूजिंग क्यों है। थोड़ी ही देर पहले ये मेड पर चिल्ला रहा था क्योंकि उसने मुझे अनहेल्दी फूड दिया था, और अब वो बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे उसे मेरी कोई परवाह ही नहीं। वुयिंग क्लोजेट से अपने कंफर्टेबल कपड़े निकालता है और पहन लेता है। सडनली वो हॉटनेस गायब हो चुकी थी जो उस रूम में उसे फील हो रही थी और रूम पूरा ठंडा पड़ चुका था। वुयिंग को ऑलरेडी ठंड लगने लगी थी। पूरे रूम में एकदम अंधेरा था। उसे खैर इस बात की तो खुशी थी कि इस अंधेरे में वो अपने आंसुओं को छुपा सकता था जो एक बार फिर उसकी आंखों से बहने लगे थे, और इस कोल्डनेस की वजह से वो अपने इमोशनल पेन को भी भूल सकता था। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। तो पार्ट 2 आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आगे की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में आगे तक ज़रूर बने रहना बिकॉज आई नो आप लोगों को ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी।
ओके, तो आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।